आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान का संक्षेप में वर्णन देखेंगे। हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल दिए हैं, बहुत सारे भाग दिए हुए हैं, बहुत सारे खंड हैं, उपखंड हैं। तो उसको किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, हम लोग अक्सर इसको पढ़ने में गलती करते हैं, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारे आर्टिकल को बाद में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर परेशानी पैदा होती है। तो हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर में यही देखेंगे कि अनुच्छेद क्या होता है, ठीक है, यानी आर्टिकल क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसको पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है, टेक्निकली कैसे पढ़ा जाता है। और इसके अलावा आप लोग सुने होंगे, अक्सर सुनते होंगे अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान के कोई भी प्रावधान जो है इस अनुसूची में दिया है, यहाँ पर दिया है। तो अनुसूची क्या होता है, अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज संविधान का वर्णन, ठीक है। तो आप हेडिंग चाहे तो बना सकते हैं, संविधान का वर्णन, संविधान का वर्णन। तो ये जो संविधान है, अब इस संविधान में कितना आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, मूल संविधान में कितना आर्टिकल था, वर्तमान में कितना आर्टिकल है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब ये जो संविधान है, तो संविधान को, अब देखो, आपको संविधान के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि संविधान एक रूल बुक है, ठीक है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो यानी कि संविधान क्या, एक बुक है। अब ये जो बुक है, भारत का जो संविधान है, यह भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। अब बड़ा लिखित संविधान है तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया होगा, ठीक है। जैसे हम लोग 11th-12th में पढ़े थे जब, तो उस समय जैसे मैथ है तो मैथ का अलग अलग बुक होता था, भाग 1 भाग 2, ठीक है, ताकि वो बड़ा बुक है तो उसको छोटा छोटे भागों में डिवाइड किया जा सके, जिससे पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो उसी तरह से भारतीय संविधान यानी कि जो रूल बुक है, इसको भाग में बांटा गया, ठीक है। भारतीय संविधान को किस में बांटा गया, भाग में बांटा गया। अब अगर बात हम लोग कर ले कि भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो भारतीय संविधान जब बनाया गया था, यानी कि मूल संविधान की अगर हम लोग बात करें, तो भारतीय संविधान जो था, मूल संविधान, इसमें 22 भाग था, ठीक है। जब संविधान बना था तो उस समय कितना भाग दिया गया था, 22। और अगर हम लोग वर्तमान की बात कर ले, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग है, ठीक है। कितना भाग है, 25 भाग। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब भाग जो है, भाग भी बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे हम अभी आपसे बात किए कि 11th-12th में जो बुक है उसको भाग 1 भाग 2 में बांट दिया गया। अब भाग को भी फिर छोटा करने के लिए क्या बनाते हैं, चैप्टर, यानी कि भाग को भी छोटा करके अध्याय में उसको परिवर्तित हम लोग कर देते हैं। उसी तरह से भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है यानी कि रूल बुक है, सबसे पहले इसको भाग में बांटा गया, भाग को फिर अध्याय में बांटा गया, किसमें, अध्याय में बांटा गया, ठीक है। अध्याय बोले तो चैप्टर में बांटा गया। और यहाँ पर याद रखने वाली एक चीज़ ये है कि जितना भी भाग है भारतीय संविधान में, जितना भी भाग है, तो कुछ भाग बहुत बड़ा है जिसको अध्याय में बांटा गया है, बाकी बात और भी जो भाग है सबको अध्याय में नहीं बांटा गया। जैसे हम लोग बात कर ले संघ की कार्यपालिका, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका में बहुत सारे भाग में बांटा गया कि ये जो भाग है बहुत बड़ा है। अब जब हम संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे, संघ की कार्यपालिका में फिर आप वहाँ पर पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रिपरिषद, तो वहाँ पर अलग अलग चैप्टर आ जाता है, अलग अलग अध्याय आ जाता है। तो भाग को किस में बांटा गया, अध्याय में, ठीक है। अब बहुत सारे अध्याय जो होता है वो भी बड़ा होता है, तो अध्याय को छोटा करने के लिए इसको, अध्याय को अनुच्छेद में विभाजित किया गया, किसमें, अनुच्छेद में। अनुच्छेद को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिकल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ भारतीय संविधान जो है, तो मूल संविधान में कितना आर्टिकल था, तो मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद था, ठीक है। मूल संविधान में कितना अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद दिया गया था, ठीक है। और वर्तमान में अगर बात कर ले, वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारे संविधान में लगभग 470 के आसपास आर्टिकल है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, बताओ भारतीय संविधान जो है, तो मूल संविधान जब बना था तो उस समय कितना आर्टिकल दिया गया था, 395, ठीक है। और अगर कोई पूछे वर्तमान में बताओ कितना आर्टिकल है, तो कहोगे 450 प्लस है, यानी कि 470 के आसपास आर्टिकल है,
ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो ये देखो इसका ये आधार बना सकते हो आप। जैसे हम अगर आपसे बात कर ले, जैसे कहें आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, फिर उसी तरह से आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 जो है, 19 आर्टिकल जो बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। तो 19 आर्टिकल को फिर क्लॉज सब क्लॉज में डिवाइड किया गया। जैसे क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फिर उसी तरह से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ऐसे करके सी डी ई एफ ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। और उसी तरह से फिर आगे इसके बाद 19 के बाद क्या आ जाएगा, आर्टिकल 20 आएगा। तो अब आपसे अगर हम गिनने के लिए बताएं कि बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना आर्टिकल है, गिन के बताओ, तो आप क्या कहोगे 17, 18, 19 और एक 20। तो 1, 2, 3 और एक 4 आर्टिकल है, यही तो है। गिनती करेंगे तो देखो 17, 18, 19 और 20, ठीक। अब इसी का अगर हम लोग क्लॉज गिनती करें तो यहाँ पर देखो 17, 18, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो यहाँ पर 1, 2, 3 हो गया, फिर ये 4, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। तो क्लॉज और सब क्लॉज जितना भी है उसको भी अगर काउंट किया जाता है तो आर्टिकल की संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो मूल संविधान में कहा जाए तो कितना आर्टिकल 395, और वर्तमान में कहा जाए तो कितना आर्टिकल है 470, ठीक है। तो दोनों में से जिस तरह का ऑप्शन होगा, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब बहुत सारा अनुच्छेद जो होता है, ये भी अनुच्छेद बड़ा होता है, तो अनुच्छेद को छोटा करने के लिए इसको खंड में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा दिया जाता है क्लाउज। क्या कहते हैं, क्लाउज, खंड। अब कुछ खंड भी बहुत बड़ा होता है, तो खंड को छोटा करने के लिए फिर इसको डिवाइड कर देते हैं किसमें, उपखंड में। किसमें, उपखंड। इसको सब क्लाउज कह सकते हो, सब क्लाउज, ठीक है, सब क्लाउज। तो यहाँ तक समझ में आया। संविधान जो है, संविधान को भाग में विभाजित किया गया। कुछ भाग ऐसा है जो बहुत बड़ा है, तो उस भाग को फिर अध्याय में डिवाइड किया गया। याद रखना कि सभी भाग को अध्याय में नहीं बांटा गया, कुछ भाग ऐसा है जिसको अध्याय में बांटा गया, ठीक है। फिर अगर अध्याय को छोटा करने के लिए फिर अनुच्छेद में डिवाइड किया गया। अनुच्छेद को छोटा करने के लिए खंड, और खंड को छोटा करने के लिए उपखंड की व्यवस्था की, यानी कि उपखंड में वर्गीकृत किया गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा संविधान का वर्णन शॉर्टकट में। अब इसी को अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके देखें तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जैसे इस तरह से लिखे, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल, ये तो आर्टिकल 19 है, इसको क्या पढ़ोगे, आर्टिकल, ठीक है। अब देखो आर्टिकल के बाद यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लगा हुआ, ये ब्रैकेट में जो लगा है आर्टिकल के जस्ट बगल में जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको कहा जाता है क्लाउज। इसको क्या कहोगे, क्लाउज। क्लाउज का मतलब खंड, ठीक है। अब खंड को फिर खंड से छोटा करेंगे जिसको ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, उपखंड, यानी कि सब क्लाउज, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ लिया जाए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल ऐसा होता है जो स्वतंत्र होता है, उसमें आर्टिकल के बाद क्लॉज व्लॉज नहीं है, तो उसको डायरेक्ट हम ऐसे पढ़ते हैं। देखो जैसे हम लिखे आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको कह लेंगे आर्टिकल 17, सिंपल। जैसे अगर इस तरह से दे, जैसे आर्टिकल 21 यहाँ पर लगा दिया ए। अब यहाँ पर आर्टिकल 21 ए लग गया। अब यहाँ पर देखो कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई ब्रैकेट इस तरह से नहीं है। अगर इस तरह से ब्रैकेट नहीं है तो इस आर्टिकल को स्वतंत्र आर्टिकल होता है। सीधे इसको किस तरह से पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 ए। ऐसा नहीं कहोगे आर्टिकल 21 क्लॉज 1 सॉरी क्लॉज ए, ऐसा नहीं पढ़ोगे, सीधे क्या कहो इसको, आर्टिकल 21 ए। जैसे यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर आर्टिकल 19 ब्रैकेट में लगा हुआ है तो क्या कहेंगे इसको, क्लॉज ए। फिर यहाँ पर देखो, फिर इसके बाद एक और ब्रैकेट है तो उसको कह देंगे सब क्लॉज, सर इसको क्या कहेंगे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। और फिर इसके बाद भी इसके बाद ब्रैकेट लगा तो इसको क्या कह देंगे, सब क्लॉज ए, ठीक है। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से हम लोग पढ़ने में अक्सर यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो, इसको कोई आदमी इस तरह से पढ़ता है, आर्टिकल 19 1 का ए ऐसे बोलता है, जो गलत तरीका है, ठीक है। आर्टिकल 19 1 का ए, ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं होता, ऐसे पढ़ोगे तो इसको गलत माना जाता है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसको पढ़ लेंगे आर्टिकल 17, इसको क्या कहेंगे, आर्टिकल 21 ए,
क्लॉज सब क्लॉज नहीं लगाना है। तो ये हो संविधान का वर्णन, ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ और होता है अनुसूची, ठीक है। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि ये अनुसूचित जाति का है, ये अनुसूचित जनजाति का है। क्या वास्तव में ऐसा कोई जाति देखे हो? नहीं देखे हो, ऐसा कोई जाति होता ही नहीं है। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्यों कह देते हैं? तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति इस आधार पर कहते हैं कि कुछ जाति ऐसा है जिसका प्रावधान अनुसूची में दिया गया है। तो जिस जाति का प्रावधान अनुसूची में जाति दिया गया है तो उस जाति को अनुसूचित जाति बोल देते हैं, ठीक है, या अनुसूचित जनजाति बोल देते हैं। अब अनुसूची होता क्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं अनुसूची क्या होता है। तो अनुसूची स्टार्ट कर ले। ओके, तो हेडिंग बना सकते हैं अनुसूची, शेड्यूल। अगर हम लोग बात कर ले अनुसूची, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है, ठीक है। पहले भी 12 था, अभी भी 12 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अनुसूची कहेंगे किसको? प्रश्न ये उठता है कि अनुसूची कहते किसको है? तो अनुसूची हम कह सकते हैं कि अनुसूची संविधान के अंत में पाए जाने वाले विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी भाग की व्याख्या करता है, संविधान के किसी भाग की व्याख्या करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 में यह प्रावधान दिया गया है कि इंडिया दैट मीन्स भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा आर्टिकल 1 में कहा गया। क्या कहा गया? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो ये चीज़ आर्टिकल 1 में कहा गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो राज्यों का संघ का मतलब क्या है? राज्यों का संघ का मतलब ये है कि भारत जो है यह अनेक राज्यों से मिलके बनेगा, ठीक है, भारत अनेक राज्यों से मिलके बनेगा। जैसा कि आपको पता भी है कि भारत में अगर बात कर ले तो भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28। भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8, या संघ शासित कह लो, संघ शासित राज्यों की संख्या 8 है। अब जरा सपोज करो कि ये किसमें आर्टिकल 1 में कहा गया था? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अगर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा तो आर्टिकल 1 में सबका वर्णन होना चाहिए था। 28 राज्य है तो 28 राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा अनुसूची आर्टिकल 1 में मतलब इसका प्रावधान कुछ देना चाहिए था, इसके बारे में लिखना चाहिए था। या 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो आर्टिकल 1 में ही इसको लिखना चाहिए था। समझ रहे हो बात? अब अगर आर्टिकल 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा ये है, उसके बाद 28 राज्य के बारे में थोड़ा थोड़ा भी अगर कुछ प्रावधान लिखा जाए, या 8 केंद्र शासित प्रदेश है इसके बारे में भी लिखा जाए, तो बताओ आर्टिकल 1 कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ही आर्टिकल हमको लगता है 4-5 पेज में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे जो है आर्टिकल 1 कह सकते हो बहुत जटिल हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा और थोड़ा उसका जो तारतम्य है, लय है, वो अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया? आर्टिकल 1 में जो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका प्रावधान हमारे संविधान के अंत में दिया गया है। कहाँ दिया गया? संविधान के अंत में। आपको बताएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो जब 395 अनुच्छेद समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद दिया जाता है अनुसूची, और उसी अनुसूची में भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल या जो भी है आर्टिकल या जो भी प्रावधान है तो उसका व्याख्या करता है वहाँ पर। जैसे आर्टिकल 1 की व्याख्या कहाँ पर किया गया है? अनुसूची 1 में किया गया। अनुसूची 1 कहाँ मिलेगा? तो आर्टिकल 395 लास्ट जहाँ होगा उसके जस्ट बाद क्या मिलेगा? अनुसूची 1। और ये यहाँ पर किसकी व्याख्या होगा? आर्टिकल 1 का। आर्टिकल 1 में क्या कहा था? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वहाँ पर दिया जाएगा। समझ में आ गया बात? उसी तरह से अगर हम लोग बात करें दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में भारत के जो भी संवैधानिक पद पर है, या कह सकते हो जो भी लोक अधिकारी है, तो उसका
पेंशन, वेतन, ठीक है, वेतन भत्ता जो भी है, तो इसके बारे में प्रावधान दिया गया। अब मान लो जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति चैप्टर उल्टाएंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति वेतन के बारे में बात किया होगा, वेतन कितना मिलता है। या न्यायपालिका जब हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका का वेतन उसके चैप्टर में मिलेगा। राज्यपाल है तो राज्यपाल का कितना वेतन मिलने चाहिए, तो राज्यपाल जब चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। तो अलग अलग जो लोक अधिकारी है उसका वेतन कितना है, ठीक है, तो उसको जानने के लिए हमको अलग अलग चैप्टर में जाना पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको आ, आ, कह सकते हो कि अनुसंधान के लिए, ठीक है, या उसकी जानकारी अगर प्राप्त करना हो कि मतलब जो जो लोक अधिकारी है उसका सैलरी कितना है, तो उसकी जानकारी अगर लेना चाहता है तो उसको अलग अलग चैप्टर देखना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, परेशानी भी बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए इसको भी आसान बनाने के लिए जितना भी लोक अधिकारी है, जो जितना भी व्यक्ति है जो संवैधानिक पद पर है, उसका वेतन कितना है, तो उसको एक जगह दूसरी अनुसूची में डाल दिया गया है, ठीक है। तो अनुसूची इसीलिए